हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। रोटेशन एज अ चैप्टर, ऑब्वियसली व्हेन वी डिस्कस्ड रोटेशन अपने टाइम पे तो कुछ बच्चों को बहुत मुश्किल लगा था, नहीं ना? कुछ बच्चे कह रहे नहीं हमें मुश्किल नहीं लगा था, बहुत अच्छी बात है। तो वो कुछ को मुश्किल लगता है, कुछ को नहीं मुश्किल लगता। लार्जली में इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने डायनेमिक्स और एनर्जी मोमेंटम कैसे कर रखे होते हैं। जिन्होंने वो कर रखे होते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं उनको आसान लगता है। जो लोगों ने वो नहीं कर रखे होते या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली बात एक्सेप्टेबल या दिलो दिमाग में नहीं घुसती है तो वो परेशान से रहते हैं इस पूरे चैप्टर में। बट अगेन वी विल मेक द शॉर्ट नोट्स एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रोटेशन एज अ चैप्टर में क्या हो रहा है। जो सबसे पहली बात है विच माइट बी समथिंग वेरी इजी फॉर अस टू फिगर आउट, दैट इज अगर एक रॉड है वो इस तरीके से मूव कर रही है तो इस रॉड का प्योर ट्रांसलेशन मोशन है, उसमें कोई रोटेशन नहीं है। एंड प्योर ट्रांसलेशन मोशन में हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम रहती है, ऐसा हम बोल देते हैं क्योंकि हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है इसमें। सिमिलरली रोटेशन मोशन के अंदर जब हम बात करते हैं तो ये मोशन जहां पे सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है और ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो ये हमारा प्योर रोटेशन है। एंड इन दिस केस वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट इज डिफरेंट। हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग होती है, बिकॉज ऑफ विच हमें बहुत सारी चीजें अलग तरीके से करनी पड़ती है। काइनेटिक एनर्जी की बात करूं मैं तो हाफ एम वी स्क्वायर नहीं बोल पाता क्योंकि वी हर एक पॉइंट के लिए अलग हो जाता है। नाउ इस रोटेशन के पूरे चैप्टर को सॉल्व करने के लिए एक हमारे पास टर्म आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत बार इसका नाम रोटेशनल मास भी दे देते हैं बहुत सारे लोग। बेसिक रोटेशन में मास का इक्विवेलेंट होता है ये। जहां पे नॉर्मल डायनेमिक्स में मास आता है वहां पे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है इन केस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे तो उसकी डेफिनेशन हमारे पास सिंपली समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर होती है। जहां पे एक बात समझने वाली है कि आर आई जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एम आई होता है फ्रॉम द एक्सिस जिसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो। ऐसे कुछ कहानी है विच बेसिकली इंप्लाइज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे एक ऐसे हमारे पास एक स्क्वायर व्हाट यू कॉल वर्टिसेस का जो भी है शेप के में चार पार्टिकल रखे हुए हैं और अगर इस एक्सिस ए के अबाउट हमसे कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ ले तो हम लोग को देखेंगे तो 4m का जो डिस्टेंस है वो तो जीरो हो जाएगा एक्सिस से, प्लस 3m का जब डिस्टेंस देखेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें ये वाला लेना होगा और ये डिस्टेंस अगर a है तो a/√2 हो जाएगा तो प्लस 3m इंटू a/√2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। प्लस m के लिए जब डिस्टेंस देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेना है। बस यहाँ पे एक ही बात समझाना चाह रहा हूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन को कंसिडर करना है और 2m के लिए ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा विच अगेन वी नो इज √2a का स्क्वायर। तो 3ma² 2 plus ma² 2 is 2ma² plus 4ma² which is 6ma²। हमारा यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अगेन वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है किस तरीके से मैंने सब पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन देखा और किस तरीके से मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे इमेजिन किया कि जो मुझे कंसिडर करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते समय। वो कैलकुलेशन की कैसे मैंने कर रहा हूँ वो आपको फास्टली धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे समझ आ जानी चाहिए। आगे हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ थ्योरम्स होते हैं। दो मेन थ्योरम्स हैं जो हमारे पास होते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है वो क्या कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट ICM प्लस md² होता है, वेयर वी नो कि ICM इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्सिस पैरेलल है एक है ना, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, और d जो है इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हो जाता है। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि यहाँ पे ICM ही डालना है। मतलब इसमें बहुत बार लोग IA = IB + md² इमेजिन कर लेते हैं, वो गलत हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग होनी चाहिए कि जिस एक्सिस को यहाँ पे आप केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाल रहे हो यहाँ पे वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है या फिर
नहीं पास कर रही है। एक बड़ा ही टिपिकल सा क्वेश्चन आता है कि अगर सॉलिड स्फेयर वाला क्वेश्चन होता है कि इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो बहुत सारे लोग इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं, वो वैलिड नहीं होता पैरेलल एक्सिस थ्योरम में। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पे आएगा ना 3r/8 हाइट पे, तो वहां से कुछ लिखा नहीं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की जब बात करते हैं तो हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है IZ = IX + IY। अगेन दो परपेंडिकुलर एक्सिस के वैसे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके परपेंडिकुलर जो दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक एक्सिस आती है, तीसरी उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करें, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे कुछ आता है। इसमें जो बात ध्यान रखने वाली होती है वो ये बात होती है कि 2D प्लेन 2D बॉडी में होगा ये, और 2D बॉडी में ये ध्यान रखा जाएगा कि जो x और y है ये इन द प्लेन ऑफ द बॉडी होंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। वैसे बात ऑब्वियस लगती है, इतने टाइम से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं हम लोग, बट फिर भी ये इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की जब हम लोग बात करते हैं। अनदर इज द सेट ऑफ रिजल्ट्स जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो हमें पता होने चाहिए, जो सेट ऑफ रिजल्ट्स हमें पता होने चाहिए। तो वो पहला रिजल्ट हमारे पास ये कि वी हैव अ रॉड, तो उस रॉड में सेंटर के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा ml²/12 होता है, और ए वाली जो एक्सिस है, सॉरी ए वाली एक्सिस के बाद ml²/3 है, और जो सेंटर वाली जो एक्सिस है उसके बाद ml²/12 है। ऐसा कुछ हमें समझ आ जाता है। सिमिलरली अगर एक रॉड को ऐसे एंगल पे हमने टिल्ट कर रखा है, तो क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस लेना होता है, तो यहां पे जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है वो ml²/12 इंटू sin² थीटा आ जाता है। ml²/3 सॉरी, क्योंकि उस एज पे है ना, sin² थीटा। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाता है। सिमिलरली अगर ये जो सर्कुलर बॉडी होती है उसमें रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ऐसे कुछ केसेस बनते हैं, और जो हॉलो सिलेंडर होता है वो रिंग होता है, और जो सॉलिड सिलेंडर होता है वो डिस्क की तरह ट्रीट होता है, तो उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही मुझे। बस इसमें हमें ध्यान समझ आना चाहिए कि अगर ए एक्सिस है जो ऐसे बॉडी में ऐसे बाहर आ रही है, इस ए एक्सिस के अबाउट अगर रिंग होती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr²। डिस्क में कितना होता mr²/2। सॉलिड स्फीयर में कितना होता 2/5 mr²। हॉलो स्फीयर में कितना होता 2/3 mr²। अब इनके प्रूफ वगैरह जानने की आपको जरूरत जनरली नहीं पड़ती है। रीजन बीइंग इज कि प्रूफ वाला क्वेश्चन आएगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, जैसे प्रूफ की जरूरत पड़ेगी कंपल्सरली, उसको एग्जाम में शायद करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात कि प्रूफ तो मतलब कहीं इस्तेमाल तो ऐसा कहीं होगा भी नहीं, अगर इन क्वेश्चन में कुछ जरूरत पड़ेगी तो तब इस्तेमाल जनरली होता भी नहीं है। आई बी की बात करें, बी कौन सा है, अगर ये रिंग है तो रिंग के प्लेन में डायमीटर के अलॉन्ग जो एक्सिस है ये वाली एक्सिस है, मतलब ए के अबाउट घूमेगी रिंग तो ऐसे ऐसे घूम रही है, और बी के अबाउट घूम रही है तो कुछ इस तरीके से घूम रही है, इफ यू कैन इमेजिन। तो आई बी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आई बी जो जाता है रिंग के लिए mr²/2 हो जाता है, इसका आधा हो जाता है एसेंशियली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जो डिस्क वाला है mr²/4 हो जाता है। सॉलिड स्फीयर वाले में सेम ही रहता है 2/5 mr², क्योंकि अभी भी वो तो बिल्कुल सेम ही एक्सिस है, ऐसी एक्सिस बनाओ ऐसी बनाओ तो डायमीटर के अलॉन्ग पहले भी थी अब भी है। एंड होलो स्फीयर में भी 2/3 mr² ही ऐसे आ जाता है। आई सी जो सी वाली एक्सिस है जो इधर ऐसे पास कर रही है, बी के पैरेलल जो है, अगर इस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ता है। दिमाग में हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि mr²/2 तो इस एक्सिस के अबाउट बी के अबाउट है, तो mr² ऐड करोगे तो 1/2 और 1 को ऐड करते हो तो कितना आएगा 3/2। तो डायरेक्टली हम 3/2 mr² इमेजिन कर लेते हैं, mr² तो कॉमन ही हो रहा है। डिस्क के केस में देख रहे हैं तो 1/4 है और 1 है तो 5/4 mr² हम लोग दिमाग में देख लेते हैं। सॉलिड स्फीयर के केस में 2/5 और 1 7/5 mr² हम इस तरीके से फिगर आउट कर लेते हैं, और हॉलो स्फीयर के केस में यही वाली वैल्यू 5/3 mr² हो जाएगी। तो ये काफी ऑब्वियस सी बात हमें लगनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो मैंने कुछ रॉड का और इसका बताया, तो दीज आर लार्जली द इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट वी नीड टू नो। आई मे ऑल्सो गिव यू सम मोर आंसर्स टू दिस कि भाई जो स्क्वायर शीट होती है, स्क्वायर शीट के अंदर कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्क्वायर शीट के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस एक्सिस के अबाउट ma²/6 होता है, या रेक्टेंगुलर शीट जो होती है उसमें हमें पता चल जाता है कि ml² + b²/12 कुछ इस तरीके से आ जाता है। ठीक है,
ये वाली एक्सिस के अबाउट, ए वाली एक्सिस के अबाउट, ए वाली एक्सिस है, और इसी में ही अगर ये बी वाली एक्सिस होती तो इसके अबाउट कितना एंगुलर मोमेंटम आ जाता, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। उसमें अगर हम देखेंगे तो बी वाली एक्सिस के अबाउट अगर ये देखोगे तो अगर ये लेंथ एल है तो आप सीधे सीधे बी वाली एक्सिस को एक रॉड की तरह इमेजिन कर सकते हो कि इसको बिल्कुल चिपका दो तो रॉड वाली फीलिंग आ सकती है। तो आई बी, ये तो आई ए था, आई बी की अगर मैं बात करूंगा तो मैं बोल सकता हूं वो एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। रॉड वाला आंसर ऑलमोस्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ठीक, दैट इज ग्रेट। सेंटर ऑफ मास के कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए कि रिंग, डिस्क, सॉलिड और हेमिस्फीयर में क्या होते हैं। रिंग में क्या होता है हमारे पास, ये 2r बाई पाई सेंटर ऑफ मास जो होता है रिंग का। डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है, 4r बाई 3 पाई पे। सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है, 3r बाई 8 पे। और हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है, r बाई 2 पे, हॉलो हेमिस्फीयर का। ये बात हमें याद हो सकती है। हॉलो हेमिस्फीयर का r बाई 2 पे, ये बात हमें आसानी से आ जाती है, बट यूनिक सी बात है कि r बाई 2 पे आ जाता है। 2r बाई पाई कई बार हमने देखा है कि साइन थीटा का जो एवरेज वैल्यू होती है वो 2 बाई पाई होती है, ऐसे कुछ वहां से याद रह जाता है। 4r बाई 3 पाई से मैं भी कंफ्यूज होता हूं, होता है तुम भी होगे। सॉलिड स्फीयर के केस में 3r बाई 8 वो एक आध क्वेश्चन हमने डिस्कस किया होता है जिस वजह से मेरे को याद रहता है, बट अगेन दिस इज ऑल्सो लिटिल कंफ्यूजिंग, बट स्टिल आप इसे 4 बार लिख लोगे तो आपको याद हो जाएंगे रिजल्ट कि किस किस के केस में क्या क्या सेंटर ऑफ मास हमारा आता है। तो वही जैसे मैं बोल रहा था ना, सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर इस एक्सिस के मोमेंट से निकालना है तो इस एक्सिस के अबाउट से ऐड नहीं करोगे, इस वाली एक्सिस के अबाउट देखोगे, उससे फिर लगाओगे। इज दैट ओके? ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। इसमें एक कोन भी होता है, कोन को भूल गए हम लोग। कोन के केस में क्या हो जाता है, h बाई 4 पे हो जाता है सेंटर ऑफ मास जो होता है, h बाई 4 पे सेंटर ऑफ मास होता है। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना हो जाता है, 3 बाई 10 mr स्क्वायर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन भी हम याद रख सकते हैं। अब जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में लार्जली बात कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम जो हमारे पास सामने आती हैं वो आती है कि FAOR, GRBM, IOR वाली प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं कि क्या होते हैं ये चीजें। अलग अलग तरीके के, 3 तरीके के मोशंस को हम इमेजिन करते हैं, 2 ही होते हैं मोशन तो, बट तीसरा भी एक इनका सब पार्ट हो जाता है। FAOR वाला मोशन क्या होता है, जिसमें एक्सियल रोटेशन फिक्स्ड है, हिल नहीं रही, एक ही पॉइंट के बाद रोटेट कर रहे हैं, या फिर एक्सियल रोटेशन की वेलोसिटी जो है वो 0 है, वो हमारा FAOR वाला मोशन। जैसे रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं। जनरल रिजिड बॉडी मोशन में क्या है कि जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है वो एक्सिस भी मूव कर रही है, तो इन दिस केस ऐसे कुछ हो सकता है, तो ये जनरल रिजिड बॉडी मोशन होता है। अगेन इंटरेस्टिंग बात ये है कि FAOR वाले मोशन में सिर्फ ओमेगा गिवन होता है, जनरल रिजिड बॉडी मोशन में, जनरल रिजिड बॉडी मोशन में VCM और ओमेगा दो वेलोसिटीज, 2 चीजें गिवन होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम IOR वाला मोशन की बात करते हैं। IOR वाला मोशन की बात करते हैं कि ऐसा पॉइंट अगर उसकी वेलोसिटी 0 है तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि यार उस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं कि वो इंस्टेंटेनियस एक्सियल रोटेशन है। तो इन ऑल दो ये बॉडी VCM और ओमेगा दोनों वेलोसिटीज पोजेस कर रही है, आप FAOR वाले रिजल्ट लगा सकते हो इसमें इस पॉइंट के अबाउट। IOR का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जिसकी वेलोसिटी 0 होती है। तो हमने जैसे देखा FAOR वाले जो एक्सियल रोटेशन उसकी वेलोसिटी 0 होती है, तो यहां पे जब हमें पता चल जाता है कि ऐसा पॉइंट जिसकी वेलोसिटी 0 होती है, तो फॉर अस दिस पॉइंट बिहेव्स एज एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। Is that okay? Although this body seem to have a general rigid body motion, but you can treat it as a FAOR about this point. Although ये बॉडी एक जनरल रिजिड बॉडी मोशन में लग रही है ये वाली बॉडी, बट आप इसको FAOR वाले मोशन की तरह ट्रीट कर सकते हो इस पॉइंट के अबाउट। अब देखना व्हाई, हाउ इट हेल्प्स अस। जब हम FAOR वाले मोशन में किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालते हैं बॉडी के अंदर, तो सीधे सीधे आंसर होता है ओमेगा आर। डायरेक्शन हम टेंजेंशियल डायरेक्शन में देख लेते हैं, वो तो बड़ी सिंपल सी बात होती है, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ऐसे कर लेते हैं। एक्सेलरेशन की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा सिंपली अल्फा आर। ओमेगा आर को डिफरेंशिएट कर दोगे तो अल्फा आर आ जाएगा, कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। जनरल रिजिड बॉडी मोशन में किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो आपको 2 वेलोसिटीज ऐड करनी होंगी, VCM और ओमेगा आर, एंड दैट टू इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि ओमेगा आर की डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी, VCM की डायरेक्शन जो VCM की डायरेक्शन है वही वाली होगी। दैट इज इट। एक्सेलरेशन की बात करनी है तो एक्सेलरेशन में भी आप फंसे रहते हो, ACM और अल्फा आर, इन दोनों की चिंता आपको करनी पड़ती है कि ACM किधर है और अल्फा आर किधर है, और उन दोनों का वेक्टर एडिशन करना पड़ता है जनरल रिजिड बॉडी मोशन में। हाउएवर अगर आपको जनरल रिजिड बॉडी मोशन में एक ऐसा पॉइंट दिख जाए जिसकी वेलोसिटी 0 है, तो आप क्या बोल सकते हो, दैट पॉइंट कैन बी ट्रीटेड एज IOR, व्हिच मींस उसमें FAOR के रिजल्ट लगा सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी
इन दी बॉडी इन जनरल रिजिड बॉडी मोशन ओमेगा आर बोली जा सकती है, बशर्ते कि ये जो आर है क्या होना चाहिए फ्रॉम आईएओआर होना चाहिए। अगर आप आईएओआर से डिस्टेंस ले लोगे, क्योंकि यहां पे ये जो आर था ये फ्रॉम एफएओआर था, तो अगर आप आईओआर से डिस्टेंस यहां पे ले लोगे तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हमें पता चल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना है तो वही सेम बात यहां पे भी आ जाएगी, अल्फा आर। बस ये ध्यान रखना कि आर जो है हम इस पॉइंट से डिस्टेंस ले लेंगे तो उस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी हमें पता चल जाएगा। एक जो दूसरी बात हमारे सामने यहाँ पे जो फंसती है, इसमें जो अजीब क्वेश्चन में आ सकता है, जेईई मेन के क्वेश्चन में ऐसा नहीं आता है जनरली, बट हाँ जे एडवांस के क्वेश्चन में ऐसी बात फंस जाती है बहुत बार, वैसे उसमें भी रेयरली मैंने देखा है। अगर ओमेगा की वैल्यू 0 ना हो तो हमें एक रेडियल एक्सेलरेशन और कंसीडर करना पड़ जाता है, ओमेगा स्क्वायर आर टुवर्ड्स द सेंटर। जिस भी पॉइंट पे आप देख रहे हो तो आपको एक ओमेगा स्क्वायर आर एक एक्सेलरेशन और कंसीडर करना पड़ जाता है टुवर्ड्स दी सेंटर, अगर ओमेगा 0 नहीं है। बट मोस्टली मैंने देखा है रोटेशन के क्वेश्चन में ऐसे बोलते हैं जस्ट लीव करने के बाद क्या है, या फिर नहीं भी बोलते तो मोस्टली आई हैव सीन इसको इग्नोर कर रहे होते हैं, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आगे चलते हैं, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। जब हम वेलोसिटीज के बारे में बात करें तो जनरल रिजिड बॉडी मोशन में जब बॉडीज होती हैं तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन होती है। और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन देखो, नॉर्मली अगर आपकी बॉडी कुछ ऐसे मूव कर रही है तो कोई पॉइंट की वेलोसिटी v है, ये ओमेगा से घूम रही है और ये पॉइंट मूव कर रहा है, जो नीचे वाला पॉइंट है वो प्लैंक है p से मूव कर रहा है, तो अगेन इसमें रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कंडीशन में हम जनरली ये बोलते हैं कि ए पॉइंट जो बॉडी में इसके कॉन्टैक्ट में है और बी पॉइंट जो प्लैंक पे है और दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में है, तो वी और वी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए फॉर नो स्लिपिंग, विच वुड से कि v माइनस ओमेगा आर, क्योंकि v इधर की तरफ है ओमेगा आर इधर की तरफ है, मस्ट बी इक्वल टू वीपी इन दिस केस फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। नॉर्मली ये किसके ऊपर हो रही होती है, ग्राउंड के ऊपर, विच मींस v इज इक्वल टू ओमेगा आर आ जाता है। बट ये समझ आना चाहिए v इक्वल टू ओमेगा आर इफ वीपी जो है वो 0 है, मतलब ग्राउंड के ऊपर अगर आपका ही चल रहा है, तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हमें कुछ इस तरीके से समझ आ जाती है। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग भी एक एक्स्ट्रा कंडीशन हमारी कैसे आती है। इज इट ओके? ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अब अगेन कुछ क्वांटिटीज है जिनके बारे में बात कर सकते हैं। टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स अबाउट पी, अगर फोर्स की वजह से टॉर्क का फॉर्मूला देखेंगे तो हमें फॉर्मूला तो पता है आर क्रॉस एफ है, बट इसे हम अप्लाई इस तरीके से नहीं करते, इसे अप्लाई कैसे करते हैं, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। और अगर मैं आर परपेंडिकुलर की बात करूं तो आर परपेंडिकुलर क्या होता है, यहां पे उस फोर्स का जो लाइन ऑफ एप्लीकेशन है उसे एक्सटेंड किया जाता है और फिर देखा जाता है उसका डिस्टेंस कितना है पॉइंट पी से, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये आर परपेंडिकुलर हो जाता है। तो जो टॉर्क है हमारी वो एफ इंटू आर परपेंडिकुलर हो जाती है। मैं आर परपेंडिकुलर डेफिनेशन दे सकता हूं, बट ठीक है आपको समझ आ जाएगा। बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट इससे अबाउट ये निकाल रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है। आर परपेंडिकुलर की वैल्यू को अगर मैं हम बढ़ाना चाहें जिनकी आर परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है अगर हम उसे बढ़ाने तो कुछ नहीं, मतलब ठीक है, मतलब ठीक है। अब अगेन टॉक ड्यू टू कपल के बारे में बात भी कर सकते हैं। कपल का केस क्या होता है, कपल का केस ऐसा होता है कि अगर एक बॉडी है और उस पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रही है, एक फोर्स इधर की तरफ है और एक और फोर्स इधर की तरफ है, और इन दोनों केस में अगर हम लोग ये पूछें कि टॉर्क कितनी लग रही है इस केस में, तो हमें सिंपली फोर्स इंटू उन दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर देना होता है। एंड इंटरेस्टिंग बात यह आती है कि ये जो टॉर्क है किस पॉइंट के अबाउट होती है, अबाउट एनी पॉइंट इन द वर्ल्ड। ये किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालोगे तो कपल एक स्पेशल केस होता है कि हर पॉइंट के अबाउट ये टॉर्क जो है वो सेम ही आती है, एफ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। इस तरीके से टॉर्क ड्यू टू कपल के बारे में बात भी करी जा सकती है। एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ, सॉरी आर क्रॉस पी। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं इसे तो P ऑब्वियसली इज मोमेंटम, तो एम आर क्रॉस वी भी हो जाता है बहुत बार ये, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम कि P को एम वी लिख लिया। बट जो फॉर्मूला हम जनरली याद रखते हैं वो हमारे लिए एम वी आर परपेंडिकुलर, जो फॉर्मूला हम लोग जनरली याद रखते हैं वो है एम वी आर परपेंडिकुलर। टू अंडरस्टैंड कि आर परपेंडिकुलर क्या है, मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया यहां पे ऐसे यू स्पीड से, मान लेते हैं थीटा एंगल पे व्हाटएवर। अब वो जब ऐसे जाएगा तो जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तो हमें पता है वो यू cos थीटा वेलोसिटी से चल रहा होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में बात करी थी इस बारे में हमने। तो अगर यू cos थीटा वेलोसिटी चल रहा होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ निकालोगे तो कैसे करोगे, तो आप देखोगे m तो मास है ही,
वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा है। आर परपेंडिकुलर कितना है, आर परपेंडिकुलर यहां पे जो होता है हमारा वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन। अब अगर लाइन ऑफ मोशन देखूंगा तो लाइन ऑफ मोशन यहां पे कुछ इस तरीके से आएगी, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ यहां से ऐसा आएगा, विच इज सेम एज एच। फीलिंग भी आ रही है आपको? तो mu cos थीटा इंटू एच जो है आपका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एट व्हेन द पार्टिकल इज एट टॉप मोस्ट पॉइंट अबाउट O। सिमिलरली अगर P पॉइंट के जब पार्टिकल ग्राउंड को हिट कर रहा है उस पॉइंट पे अगर उसका एंगुलर मोमेंटम निकाला जाए तो मुझे एक और फॉर्मूला में हेल्प करता है कि mvr परपेंडिकुलर के साथ साथ मैं एक और फॉर्मूला बोल सकता हूं mv परपेंडिकुलर r। जनरली ये बहुत रेयरली यूज होता है बट ऐसे ही मैंने लिख दिया है कि शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करने के लायक फीलिंग के साथ। और जब ये पार्टिकल ग्राउंड को हिट करता है हमें पता है जितनी स्पीड से फेंका उतनी स्पीड से हिट करता है। इसकी दो वेलोसिटी होंगी, अगर ये u इधर की तरफ है तो इधर की तरफ u cos थीटा आ जाएगी और इधर की तरफ u sin थीटा आ जाएगी। तो मुझे ये पता है कि इस r से परपेंडिकुलर कौन सा वेलोसिटी है, u sin थीटा। तो मैं बोलूंगा मास इंटू v परपेंडिकुलर कितना होगा हमारे पास यहाँ पे, u sin थीटा इंटू डिस्टेंस कितना है उसका r। इस तरीके से आप बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि जरूरी आप ये यूज करो, इस्तेमाल कर सकते हो इसको, यहाँ पे एक्सटेंड करके यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो, बट दिस इज इजियर टू अंडरस्टैंड इन दिस केस। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। समझ आ रही कहानी? हाँ, रोटेशन मुश्किल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ नई बातें हो रही हैं डिस्कस। रोटेशनल इक्विलिब्रियम वाले आर्गुमेंट पे हम लोग आ जाते हैं जब हमें टॉर्क समझ आ जाता है कि टॉर्क क्या होता है, तो उसी के साथ हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में भी बात कर लेते थे। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम पार्टिकल है तो टॉर्क जीरो करना पड़ता है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है इस ए के लिए कि इस ए किस पॉइंट के लिए बात होता है। तो अगर हम बोलते हैं कि इफ ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है तो हम बोलते हैं ए कैन बी एनी पॉइंट जिसके बाद आप टॉर्क बैलेंस करो, एंड इफ ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम नहीं है तो ए हैज टू बी सेंटर ऑफ मास। एक्चुअली सिचुएशन क्या होती है कि अब आपको मैं ऐसे बता सकता हूं कि क्यों होता है, तब तो जब पढ़ा रहा था तब नहीं बताता क्यों होता है ये, बट ये बता सकता हूं क्यों होता है। क्योंकि जब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम होता है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है सेंटर ऑफ मास का, तो एसीएम इफेक्टिवली रेस्ट पे होता है। तो टॉर्क अबाउट सीएम और या फिर जनरल रिजिड बॉडी मोशन कैसा ही मोशन हो रहा हो, टॉर्क अबाउट सीएम इज इक्वल टू आईसीएम अल्फा, एक रिजल्ट हमेशा ट्रू होता है। टॉर्क अबाउट जनरल रिजिड बॉडी मोशन में आप देखोगे अभी टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आईसीएम अल्फा वाला रिजल्ट है। तो अगर अल्फा जीरो है मतलब रोटेशन इक्विलिब्रियम मतलब अल्फा जीरो है तो टॉर्क अबाउट सीएम तो पक्का से जीरो होगा चाहे कैसा ही मोशन हो रहा हो। इज दैट ओके? तो सेंटर मास के बाद तो आप हमेशा बैलेंस कर सकते हो। और जब बॉडी एफएआर वाला जब बॉडी का एसी ये कहते हैं नेट ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो है, मतलब कौन सा केस है, कपल वाला केस है। कौन सा केस है, कपल वाला केस है। नेट फोर्स तो तभी जीरो होगी जब कपल वाले केस में, और अगर नेट फोर्स जीरो है तो आप हर पॉइंट के ऊपर टॉर्क सेम ही आता है तो किसी पॉइंट के ऊपर बैलेंस करो। इस वजह से ये लॉजिक कुछ हमारा बन के आ जाता है व्हेन वी से कि कैसे हम करें। बट अगेन ये लॉजिक भाड़ में जाए ना, ये लॉजिक सोचने में चलेगा एग्जाम में तो अभी तक नहीं बताया था मैं लॉजिक, फिर भी काम चल रहा था ना, कभी जरूरत नहीं पड़ी थी इस लॉजिक की, इसलिए नहीं बताया तो जरूरत नहीं पड़ती है। अब ऐसी आखिर मोमेंट पे थोड़ा भावनाओं में बह गए हम लोग, विल कट दिस पार्ट फ्रॉम दिस वीडियो बट स्टिल विल फिगर इट आउट। अगेन यहां से वापस हम आते हैं तो इसमें से क्वेश्चन आता है कि हमें n1 n2 निकालने हैं। एक रॉड है उसको यहाँ पे सपोर्ट क्या रखा है, तो n1 n2 अगर हमें निकालने हैं तो किस पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस करते हैं? आप एसेंशियली किसी पॉइंट के टॉर्क बैलेंस कर सकते हो क्योंकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ट्रांसलेशन रोटेशन इक्विलिब्रियम तो है ही, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम भी है अभी। तो इन दैट केस जब आप बैलेंस करोगे टॉर्क तो जनरली n2 की वजह से टॉर्क निकालनी है तो मैं क्या करता हूं इसी पॉइंट के बाद बैलेंस कर देता हूं टॉर्क को। तो n1 इंटू 3l/4 इज इक्वल टू mg इंटू l/4 ऐसे कुछ, क्योंकि mg फोर्स एक सेंटर पे लग रही होगी तो ये टॉर्क्स बैलेंस हो जाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो n1 की वैल्यू मुझे डायरेक्टली बहुत आसानी से पता चल जाएगी mg/3 है। और मुझे ये बात तो बताइए कि n1 प्लस n2 जो mg के बराबर होने वाला है तो n2 की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी 2mg/3। तो इतना मुझे टाइम लगना चाहिए इस प्रश्न के अंदर दोनों टॉर्क्स निकालने के लिए। आपको जितना भी टाइम लगता है यू फिगर इट आउट, बट इतना ही टाइम लगना चाहिए मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन में एक चेंज ये आ सकता है कि अगर यहाँ पे मैंने इसे पूरे सेटअप को एक ऐसे सिस्टम में डाल दिया जो ऊपर ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, देन इन दिस केस आप इक्वेशन नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो इन दैट सिनेरियो ये इक्वेशन? क्योंकि इन दैट सिनेरियो आपको टॉर्क सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैलेंस करनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे n1 इंटू l/2 इज इक्वल टू n2 इंटू l/4,
और फिर एक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की इक्वेशन आएगी, तो ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन आएगी F इक्वल टू m में, वो अलग से लिखोगे और फिर आपके पास वहां से दूसरे वेरिएबल दो इक्वेशन आएंगे n1 n2 में, वहां से आप n1 n2 की वैल्यू सॉल्व करोगे। इज दैट ओके? तो वही जो मैं बात बोल रहा था कि एक्सेलरेशन होगा तो कैसे होगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम की दो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसकी वैल्यू जनरली हम याद रखते हैं कि कार अगर टर्न ले रही है सर्कुलर ट्रैक में, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विद व्हिच द कार कैन टेक द टर्न विदाउट टॉपलिंग। तो उसका जो आंसर आता है हमारे पास वो आता है अंडर द रूट ARG/h। जैसे मैंने वैल्यू याद करी थी डायनेमिक्स में कि अंडर विदाउट स्लिपिंग कितने वेलोसिटी टर्न ले सकती है, तो वो अंडर द रूट μRG आता है, बट विदाउट टॉपलिंग कितने वेलोसिटी टर्न ले सकती है वो अंडर द रूट ARG/h आता है। और अगर मैं बोलूं कि इसका अगर प्रूफ करना होगा तो कैसे प्रूफ आएगा, तो पहली इक्वेशन आपकी वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए आएगी, n1 + n2 जो है वो mg के बराबर है। दूसरी इक्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v²/r इसका एक्सेलरेशन होगा टर्न ले रहा है तो F = mv²/r हो जाएगा। और तीसरी इक्वेशन जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए आएगी। और अगर आप Vmax की बात कर रहे हो तो Vmax की बात करते समय आपको ये समझ आना चाहिए, अंदर वाला ट्वायर उठेगा तो n1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और सिंपली अगेन फिर आपको सेंटर के बाद टॉर्क बैलेंस करनी पड़ेगी, n2 × a विल बी इक्वल टू F × h, और F की वैल्यू यहां पे डाल सकते हो, n2 की वैल्यू यहां पे डाल सकते हो, तो वहां से आपको V की वैल्यू मिल जाएगी अंडर द रूट ARG/h। इस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो बेसिकली जो एक क्रिटिकल पॉइंट होता है Vmax निकालते समय वो ये होता है कि n1 की वैल्यू को 0 डालना है, तो ये इसलिए मैंने, वैसे तो क्वेश्चन में एग्जाम में तो क्या ही, बट फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे कैसे करना होता है इसे सॉल्व। ठीक है, तो ये हमारे नॉर्मल ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, F = m, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये तीन इक्वेशन, वी आर डन विद द आंसर। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात कि Vmax निकाल रहे हो तो n1 की वैल्यू को 0 डाल देते हैं, दैट इज द फीलिंग। तो बहुत अच्छी बात है, ये हमें समझ आ गया। अगेन एक साइक्लिस्ट अगर टर्न ले रहा होता है तो सेंटर के अबाउट आप टॉर्क बैलेंस करते हो तो n की वजह से और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से टॉर्क बैलेंस होती है, बंदे इसमें tan थीटा का आंसर हमें रटा होना चाहिए v²/rg। इतने एंगल पे साइक्लिस्ट को बेंड होना होता है टू टेक द टर्न विदाउट टॉपलिंग और स्किडिंग। ठीक है, स्किडिंग के लिए अंडर द रूट μRG से कम होना चाहिए ये नंबर। अगर स्किडिंग नहीं चाहते हो आप, स्किडिंग हो तो ना हो, तो ये μRG से कम होनी चाहिए वैल्यू, लेस देन इक्वल टू, फॉर नो स्किडिंग, तो दैट इज परफेक्टली ओके। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स है कि नहीं, जबरदस्ती में कोई लगता नहीं, मैं बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना चाहता, कुछ बहुत एक दो केसेस हैं जो याद रखने वाली बात ही है बस, दैट इज द फीलिंग, तो ये हमें याद होना चाहिए। अब अगेन फिर से वापस आते हैं हमारे डिफरेंट टाइप के मोशन में, जब उनके डायनेमिक्स हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए ट्रू है, और अगेन हमें समझ आना चाहिए कि अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन वो रिजल्ट्स किस तरीके से ट्रू होते हैं। तो FAOR में जब एंगुलर मोमेंटम निकालते हो बॉडी का अबाउट FAOR, तो वो कितना आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इनटू ओमेगा। बस ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा लेना होता है, हमें FAOR वाला लेना होता है। जब आप एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास जनरल रिजिड बॉडी मोशन में देखते हो, जो ऑब्वियसली जनरल रिजिड बॉडी मोशन इज अ सुपर सेट ऑफ FAOR। FAOR इज सबसेट ऑफ जनरल रिजिड बॉडी मोशन में जो रिजल्ट ट्रू है वो FAOR में पक्का से ट्रू होगा। ठीक है, तो LCM = ICM ओमेगा आ जाता है, बट उसमें फिक्स एक्सिस रोटेशन नहीं होती तो ऐसे बोल नहीं पाते, उसके बाद वो एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा नहीं बोल पाते, फिक्स एक्सिस रोटेशन की बात होती नहीं। IOR वाले केस में LP की जब मैं बात करता हूं एंगुलर मोमेंटम और पॉइंट P कौन सा है, जो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इन दैट केस हम बोलते हैं कि LP जो है वो IP ओमेगा हो जाता है। अगेन क्योंकि IOR में FAOR वाले रिजल्ट ट्रू हो जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर टॉर्क अबाउट FAOR जब मैं देखता हूं तो वो हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट FAOR इनटू अल्फा, टॉर्क = I अल्फा वाला जो रिजल्ट है। सिमिलरली टॉर्क = I अल्फा वाला रिजल्ट 3 पॉइंट्स के अबाउट एप्लीकेबल होता है। अगर FAOR दिख रहा है तो ये लगाओगे, IOR दिख रहा है तो IP अल्फा लगाओगे, और अगर कुछ भी नहीं दिख रहा तो टॉर्क अबाउट सेंटर मास = ICM अल्फा लगाओगे, और किसी तीसरे पॉइंट के अबाउट रिजल्ट आप नहीं लगाते हो। इसके अलावा अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी FAOR वाले मोशन में देख रहे हो, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो उसका सम आता है हाफ I FAOR इनटू ओमेगा स्क्वायर। अगेन हाफ I ओमेगा स्क्वायर याद रखता हूं मैं हाफ mv स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग ना, हाफ mv स्क्वायर में मास की जगह रोटेशनल मास आ गया, वेलोसिटी की जगह रोटेशनल वाली वेलोसिटी ओमेगा आ गई, हाफ I ओमेगा स्क्वायर याद रखता हूं। बट ये ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आप लोगे उस फिक्स एक्सिस रोटेशन के अबाउट ही लोगे जिसके अबाउट आप बॉडी घूम रही है। अगर जनरल रिजिड बॉडी मोशन में पार्टिकल है तो दिमाग खराब हो जाता है हमारा। दिमाग खराब क्यों हो जाता है,
क्योंकि हमें रोटेशन काइनेटिक एनर्जी भी देखनी होती है और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी अलग अलग देखनी पड़ती है। रोटेशन वाली जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशन वाली जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ MVCM स्क्वायर, और जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ MVCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी इमेजिन करता हूं। और अगर IAR वाला मोशन है, अगर हमें कोई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन VCM है ओमेगा है, तब भी अगर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दिख रही है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कौन सी, टोटल मतलब क्या है, रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन, जो काइनेटिक एनर्जी है मैं लिख सकता हूं उसे हाफ IP ओमेगा स्क्वायर। दिस इज हाउ आई कैन राइट दिस आउट। So that is basically the situation that we can understand. ये इसके रूट्स रिजल्ट्स हैं। एक यहाँ पे जनरली जब हम डायनेमिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जनरल रिजिड बॉडी मोशन में, तो टॉर्क अबाउट CM = ICM अल्फा यूज करते हैं, तो एक और रिजल्ट हमें जनरली चाहिए होता है F external = MECM। एंड अगेन प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि जनरल रिजिड बॉडी मोशन वाला मोशन जो जनरल मोशन है, तो ये रिजल्ट्स इसमें भी और इसमें भी हमेशा ट्रू होंगे, ठीक है ना? दैट इज सिंपल। आगे चलते हैं। अब मैं बताऊं दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास इसमें, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले होते हैं और एक जनरल रिजिड बॉडी एक्सेलरेशन वाले होते हैं। अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले क्वेश्चन बोले तो ऐसा कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि भाई 2m और m मास का ब्लॉक है, यहाँ पे एक पुली है MKR उसका वो दे रखा है, तो अगर ये h हाइट नीचे आता है ब्लॉक, तो इन दैट केस इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो वो बहुत सिंपल सी बात है, लॉस इन जीपी = गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो उसका लॉस इन जीपी 2mgh है, वही इसकी काइनेटिक एनर्जी में जाएगा कि अगर h नीचे आएगा तो h ऊपर जाएगा। अब गेन इन काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो हाफ 2m × v स्क्वायर प्लस हाफ m × v स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों अगर ये v से नीचे मूव कर रहा होगा तो ये भी v से ऊपर जा रहा होगा, फिक्स पुली से कनेक्टेड है, प्लस एक इसकी काइनेटिक एनर्जी भी अपने को कंसीडर करनी पड़ेगी हाफ I × ओमेगा स्क्वायर। I कितना हो जाएगा, m² m और k दे रखा है, k का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन, और रेडियस ऑफ जायरेशन दे रखा होता है तो बेसिकली मानो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है विच इज mk², ठीक है, नाम से इतना टेंशन नहीं है, इनटू ओमेगा स्क्वायर, इसकी कुछ ओमेगा से घूम रहा होगा तो वो जो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और इस ओमेगा की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो आपको ये समझ आ जाएगा, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो इस पॉइंट पे आप नो स्लिपिंग ऑफ स्ट्रिंग से देख सकते हो कि ओमेगा आर की वैल्यू जो है वो v के बराबर होती है, तो नो स्लिपिंग वाली कंडीशन से v ओमेगा आर और v दोनों बराबर आ जाते हैं। जनरली नहीं भी गिवन होती कंडीशन तो मान लेते हैं v = ओमेगा आर, बहुत बार यहाँ पे डायरेक्टली डाल देते हैं लोग कुछ v²/r², तो मैंने देखा है कि सीधे सीधे v की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास, मतलब सीधे सीधे क्या आप कर लो कैलकुलेशन, बहुत आसान ही जाएगी कैलकुलेशन ये। अगर इसी में ये तो बेसिक कैलकुलेशन हमने करी जब हमें वेलोसिटी निकालनी है, बट जरूरी थोड़ा ना हमें हमेशा वेलोसिटी निकालनी हो, कभी कभार हमें एक्सेलरेशन भी निकालना होता है। एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम्स का जो स्टेप होता है वो पहला स्टेप FBD होता है बाय डिफॉल्ट, और फिर दूसरा स्टेप एक्सेलरेशन डायग्राम होता है हर एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम दुनिया में। पहला स्टेप FBD, दूसरा स्टेप एक्सेलरेशन डायग्राम। तो पहला स्टेप में क्या हो जाएगा, FBD 2mg, इधर mg, इधर टेंशन। अब बस एक नई बात यहां पे ध्यान रखनी होती है कि टेंशन दोनों स्ट्रिंग्स में अलग होगी, क्योंकि जब मास वाली पुली आ जाती है तो अगर टेंशन सेम हो जाती है, तो ये सोच के देखो टेंशन क्यों अलग होती है, अगर टेंशन सेम हो जाती तो नेट टॉर्क जो है इसमें 0 हो जाता, तो घूम ही नहीं पाता ये। इज दैट ओके? समझ रहे हो इस बात को? और वाई पुली मासलेस होती है तो भी टेंशन बराबर क्यों हो जाती है, क्योंकि T1r - T2r जो है वो I अल्फा होता है, I0 हो जाता है मासलेस पुली के केस में, तो T1 और T2 बराबर आ जाते हैं। दैट इज द रीजन पुली मासलेस हो या फिर फ्रिक्शनलेस हो तो आपका नेट टॉर्क जो है वो 0 रहता है। तो यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी 2mg - T1 = 2ma, और इस वाले के लिए आ जाएगा T2 - mg = ma। तो ये a से नीचे जा रहा है, ये a से ऊपर जा रहा है, और ये अल्फा से कुछ घूम रहा होगा, और इस अल्फा के लिए आप इक्वेशन लिखोगे टॉर्क वाली कि T1r जो क्लॉकवाइज टॉर्क है यहाँ पे T1 × r डिस्टेंस माइनस T2r, क्योंकि वो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, एंड अल्फा एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो नेट एंटी क्लॉकवाइज था। T1r - T2r = mk² × अल्फा, और अगेन फॉर नो स्लिपिंग a = अल्फा r हो जाएगा, तो आप वापस यहाँ पे वो भी डाल सकते हो। तो फिर वहां से 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल हम सॉल्व कर लेंगे, इस 1 2 3 इन तीनों को ऐड कर लोगे, r को कैंसिल करके आपका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। इज दैट ओके? ठीक है, अगेन
जैसे मुझे तो याद भी रहता है इस केस में आंसर की एक्सेलरेशन जो हो जाएगा 2mg माइनस mg डिवाइड बाय टोटल मास कितना एक्सेलरेट है 3m प्लस इसका करस्पॉन्डिंग मास हो जाएगा वो mk स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ऐसे कुछ आ जाता है इसमें i बाई r स्क्वायर टाइप कुछ आ जाता है। तो ऐसे कुछ मेरे को रिजल्ट सॉर्ट ऑफ याद भी रह जाता है कि इस तरीके से हम फिगर आउट कर सकते हैं। बेसिकली इसका कितना मास कंसीडर करना है एक्सेलरेशन में वो ये कैलकुलेशन कर करके समझ आता है कि ये वाला मास कंसीडर कर सकते हो। तो ये एक फीलिंग होती है, बट अगेन दैट्स नॉट समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इन इक्वेशन से भी आप इसे निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारा केस था जब ऑब्जेक्ट फिक्स एक्सल रोटेशन की ओर रोटेट कर रहा था, तो कैसे हैंडल होगा उसको। जब ऑब्जेक्ट जनरल रिजिड बॉडी मोशन में है तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। तो जहां तक इसकी काइनेटिक एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन वाली प्रॉब्लम्स के सवाल है, तो एनर्जी कंजर्वेशन वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करते समय हम सिंपली इसको मान सकते हैं कि यार जब ये नीचे आ जाएगा तो देयर इज अ लॉस इन जीपी व्हिच गोज इनटू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन जीपी जनरली mgh है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ ICM, अगर सॉलिड सिलेंडर है तो ICM mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m VCM स्क्वायर। और फिर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग अगर हो रहा है तो VCM इज इक्वल टू ओमेगा आर करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से वेलोसिटी आ जाएगी VCM, अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है। जबकि अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है तो हम IOR भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला पॉइंट हमें पता है रेस्ट पे आ जाता है ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में। और जैसे ही मुझे पता है वाला पॉइंट रेस्ट पे आ जाता है तो मैं जो टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले में जो काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म है, ये तो mgs तो ये है ही लॉस इन जीपी, इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ p पॉइंट के बाद सॉलिड। इसके लिए कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3mr स्क्वायर बाई 2 ना सॉलिड सिलेंडर के लिए इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से मेरा ओमेगा की वैल्यू डायरेक्टली मेरे को पता चलने के चांस होते हैं अगर मैं इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में IOR वाला रिजल्ट को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करूं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दीज आर लाइक दिस विल टेक यू 30 सेकंड्स, दिस विल टेक यू 15 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, 10 सेकंड की बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, which is okay। मतलब हो सकता है शायद उतना ही टाइम लग जाए सोचने में कि ये लग रहा है, तो कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। एक्सेलरेशन की जब कहानी आती है तब IOR से बहुत फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है? अगर मैं बिना IOR के इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो इधर की तरफ एक फोर्स मुझे दिख रही है mg sin थीटा, और क्या कहते हैं उसके अलावा एक फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ है। तो जब मैं इक्वेशन लिखता हूं तो मैं लिखता हूं बिना IOR के करते समय मैं लिखता हूं टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा विच इज सेंटर मास के अबाउट, तो FR इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। और एक रोटेशन वाली जो इक्वेशन हो गई ये तो ट्रांसलेशन वाली जो हो जाती है mg sin थीटा नेट फोर्स mg sin थीटा माइनस द फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू MACM। और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की वजह से हमें पता चल जाता है ACM इज इक्वल टू R अल्फा। तो ये तीन इक्वेशंस मैं लिखता हूं यहाँ पे, और तीन इक्वेशंस के बेसिस पे यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालता हूँ। इसी में अगर मैं IOR का इस्तेमाल करने लग जाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि दिस पॉइंट इज IOR एंड टॉक अबाउट दिस पॉइंट इज इक्वल टू I अल्फा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ mg sin थीटा इंटू R, तो मेरी टॉर्क हो गई दैट इज इक्वल टू 3/4 सॉरी I अल्फा 3/2 mr स्क्वायर सॉलिड सिलेंडर के एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। यहां से एक ही स्टेप में मेरे पास अल्फा आ गया डायरेक्टली, एक ही स्टेप में मेरे पास अल्फा आ जाता है, विच अगेन इज अ ह्यूज थिंग, क्योंकि फ्रिक्शन एज अ वेरिएबल गायब हो जाता है ना इसमें, क्योंकि फ्रिक्शन वाली फोर्स की वजह से टॉर्क कितनी हो जाती है 0, क्योंकि इस पॉइंट से ही पास करिए तो फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क 0 आ जाती है। तो ये अगेन ऐसे कोई रटने वाली बात नहीं है, बट ये हमने विद एक्सपीरियंस इस इंफॉर्मेशन को गैदर किया था, समझा था, तो इसलिए मैं इसे शॉर्ट नोट्स में कहीं ना कहीं इसके बेसिस पे प्रॉब्लम डाल दे रहा हूं ताकि अपने को याद हो जाए कि क्या कहानी है। तो आई थिंक दैट इज इट फॉर द रोटेशन का जो पार्ट 1 वाला हमारा थ्योरी वाला पार्ट है। तो रोटेशनल वर्क की जब हम बात करते हैं तो रोटेशनल वर्क को फीलिंग हमें वही है जैसे नॉर्मल वर्क हमारा F.S होता है, तो रोटेशन में हमारा क्या जाता है टाउ इनटू थीटा, फोर्स की जगह टॉर्क आ जाता है, इसकी जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट की जगह, ऐसे कुछ हम याद रख लेते हैं। रोटेशनल पावर की जब मैं बात करता हूं तो जैसे Fv होता है ना वहां पे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है टाउ ओमेगा, तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली ये इसकी जो यूनिट आएगी वो जूल में आएगी और इसकी यूनिट जो आएगी वो जूल पर सेकंड या वॉट में आएगी। तो ऐसे कुछ रोटेशनल वर्क और रोटेशनल पावर की फॉर्मुलाज हमें पता होने चाहिए, डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड प्रॉब्लम आती है कि ऐसे क्या हो सकता है। अगर मैं आगे चलता हूँ इसमें ये वाली प्रॉब्लम भी होती है कि जब ये इंक्लाइन ये नीचे आ रहा होता है समाव व्हील उससे इंक्लाइन प्लेन पे, तो ये क्वेश्चन आता है फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत होगी नहीं होगी, या कितनी जरूरत होगी फ्रिक्शन फोर्स की। तो उसका आंसर बड़ा सिंपल सा होता है। अगर फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स द वे आई कैलकुलेट दिस इज कि इस पे एक फोर्स तो mg sin थीटा ऐसे होती है,
और एक फ्रिक्शन फोर्स कुछ इधर की तरफ होती है। हमने पिछली क्लास में एक्सेलरेशन वगैरह तो निकाला था, तो एक्सेलरेशन जो हमारा निकल के आ जाता है एसीएम या फिर अल्फा की अगर हम लोग बात करेंगे तो एसीएम जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है या अल्फा की बात कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। एम जी साइन थीटा इंटू आर तो टॉर्क हो जाती है अपॉन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पॉइंट के अबाउट हो जाता है एम आर स्क्वायर प्लस एम के स्क्वायर। तो ये जनरली एम जी साइन थीटा, सॉरी एम तो एम से कैंसिल ही हो गया, जी साइन थीटा इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इस तरीके से हमारा अल्फा आ गया। अब फ्रिक्शन फोर्स की बात करूंगा तो मैं सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क वाली इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो उसमें हो जाता है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से टॉर्क एफ इंटू आर एंड दैट इज इक्वल टू आई सी एम इंटू अल्फा विच इज एम के स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू मैं ऊपर से डाल सकता हूँ, जी साइन थीटा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अ लॉट ऑफ पीपल टेंड टू रिमेंबर दिस ऑल्सो। ठीक है, बहुत सारे लोग इसे याद भी रखते हैं। ये जो वैल्यू आती है एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर आती है। जैसे एक्सेलरेशन में बहुत सारे लोग याद रखते हैं कि 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है नीचे, जी साइन थीटा अपॉन दिस। फ्रिक्शन वाले में 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर आ जाता है। तो कोई नहीं, दैट इज ओके, ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है। यहीं से हमें पता चलता है ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कॉज करने के लिए। अगर हमें ये निकालना है कि मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना चाहिए, क्योंकि अगर फ्रिक्शन फोर्स चाहिए तो इसका मतलब सरफेस रफ होनी चाहिए, रफ होनी चाहिए तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जरूरत हो जाएगी। तो हम उससे कंपेयर कर लेते हैं, म्यू एन से इक्वेट कर देते हैं ना इसे, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा म्यू एन से लेस देन या इक्वल होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है हमेशा लेस देन इक्वल टू म्यू एन होता है। तो वहां से हमें ये बात पता चल जाती है कि कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो म्यू की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगी। फ्रिक्शन फोर्स जो हमने निकाला है एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर अपॉन में एन जो होगा वो एम जी कॉस थीटा हो जाता है और विच अगेन इज सिंपली tan थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। नाउ दिस इज अ वैल्यू which I have seen a significant number of people remembering. ठीक है, apparently this was a very popular question with JEE at some point of time. आज की डेट में शायद उतना नहीं है, बट फिर भी बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन था जेई के लिए वाली चीज। तो दैट इज ओके, आई होप इट इज फाइन। मे बी इसलिए नहीं है कि उनको लगता है बहुत कैलकुलेशन होगी, हाउएवर दे तो देते हैं फिर भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस। Another set of problems that we can have that we should understand how to solve in rotation is कि अगर हमारे पास एक स्फीयर एक बॉडी है और एक आप r/2 डिस्टेंस पे फोर्स F लगा रहे हो यहाँ पे, ऐसा भी कर सकते हो कि आपने एक स्ट्रिंग से पुली बांधी हुई है, कुछ किया हुआ है, व्हाटएवर, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। और इस केस में आपसे फ्रिक्शन फोर्स पूछ लिया जाएगी फ्रिक्शन कितना होगा। इस केस में आपसे फ्रिक्शन फोर्स पूछ लिया जाए कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो उसको निकालने का सिंपल तरीका क्या है। हम फ्रिक्शन फोर्स निकालने का सिंपल तरीका यही है कि हम मान लेते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कुछ यहाँ पे लग रहा होगा। ठीक है, आगे पीछे जिधर भी लेना चाहो उसमें कोई इशू नहीं है। और जब हम फ्रिक्शन फोर्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अज्यूम कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं, इस पॉइंट के अबाउट एसीएम निकाल लेते हैं। इसका एसीएम निकालने का तरीका क्या है, एफ इंटू r/2 प्लस आर। तो जो टॉर्क है वो 3r/2 इंटू एफ है, and that would be equal to ICM I about this point into alpha। तो सॉलिड स्फीयर का सेंटर के अबाउट 2/5 mr स्क्वायर है, तो इसके अबाउट mr स्क्वायर ऐड हो गया 7/5 mr स्क्वायर हो गया इनटू अल्फा, और अल्फा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में ACM बाई आर हो जाता है। तो यहाँ से जब हम नोटिस करते हैं तो यहाँ से आर और आर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से हमें कैपिटल एफ और ACM की वैल्यू पता चल जाती है। एक बार ये भी कैंसिल हो गया, 15/14 15f/14m, ये हमारा ACM आ गया। अब जब हमारा ACM यहाँ पे इस तरीके से निकल के आ जाता है, तो इसके बाद अब फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने का जो सिंपल तरीका है, आप Fx MACM वाली इक्वेशन कर सकते हो, F प्लस F इज इक्वल टू MACM, और वो आपको पता है 15f/14m है। 15f/14 हो जाएगा, m से मल्टीप्लाई करोगे तो m तो कैंसिल हो जाएंगे। तो अगेन दिस वुड इम्प्लाई कि जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो 1/14f हो जाएगी। दिस इज हाउ वी आर एबल टू सॉल्व दिस कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है। मतलब इतना ही टाइम लगना चाहिए आपको भी इसको सॉल्व करने के लिए कि अगर ऐसे कुछ फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमें निकालनी है किसी प्रॉब्लम में। तो ये बेसिक हमारी डायनेमिक्स वाली बातें लार्जली खत्म हो जाती हैं जो भी थी। अब हमारी जो नेक्स्ट सेट ऑफ बातें आती है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। अगेन अ टॉपिक विच कंफ्यूजेज अ लॉट ऑफ पीपल, अगेन अ टॉपिक जिससे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो अब इसमें दो तरीके के लॉज हैं, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम है,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता था? अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा सिस्टम का, ठीक है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है? वो कहता है अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, लेट्स से अबाउट सम पॉइंट ए, तो फिर आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो अबाउट दैट पॉइंट ए कांस्टेंट होगा। बेसिक सिंपल सा रूल ये है, ठीक है ना। एसेंशियली जो रूल है, अगर आप सोचेंगे तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट पॉइंट ए। तो इस रूल में आपको ये समझ आ जाता है कि यार अगर ये चीज जीरो है तो डी एल बाई डी टी जीरो है, तो विच मीन एल कॉन्स्टेंट है, अगर मैं लॉजिक दूं। बट अदरवाइज आपको ये बात सोचनी है, किसी पॉइंट के बाद टॉर्क अगर जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोगों ने तब भी किया था, मैं दोबारा से इसको बता देता हूँ बस कि कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम में क्या कहानी हो रही है। कि अगर एक रॉकेट है, पहले सीधे सीधे चल रहा है, अब अगर आप इसमें, इसके अंदर एक व्हील है, अगर उस व्हील को घुमाने लग जाए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर व्हील को आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घुमाने लग जाए, तो जो रॉकेट है वो दूसरी डायरेक्शन में घूमने लग जाता है अपने आप से। जो रॉकेट है वो दूसरी डायरेक्शन में घूमने लग जाता है अपने आप से। अभी इसका क्या मतलब है, तो रॉकेट दूसरी डायरेक्शन में घूमने लग जाता है अपने आप से? इस बात का ये बेसिक मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व्ड है, ठीक है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है सिस्टम का? 0। और फाइनल एंगुलर मोमेंटम आप देखेंगे तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एक बॉडी के लिए हमारे लिए क्या था? आई ओमेगा था ना, अगर स्पेशली सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप देखते थे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वो हो जाएगा आई आर ओमेगा आर, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, और व्हील वाला एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको माइनस लिख लेता हूँ, आई व्हील ओमेगा व्हील। तो यहां से अगर हमसे कोई को पूछेगा कि ओमेगा ऑफ व्हील कितना होना चाहिए फॉर ओमेगा ऑफ रॉकेट टू बी दैट, तो वो आई आर ओमेगा आर डिवाइड बाय आई ओमेगा, इस तरीके से हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं। तो ये 4000 बाई 40 100 हो गया, और 1 रेडियन पर मिनट है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा व्हील को किस स्पीड से घुमाने की जरूरत है एंगुलर वेलोसिटी से, ताकि रॉकेट मूव करने लग जाए। बेसिकली आपको यहाँ पे ये समझ आना चाहिए, हाउ डिड आई अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हियर। बहुत ही सिंपल सी बात है, इनिशियली 0 है, फाइनली भी 0 होगा, तो उसका जितना उधर की तरफ है इसका उधर उधर की तरफ हो जाएगा। तो मैं जब कैलकुलेशन करता हूँ, जब मैं लिखता हूँ इस इक्वेशन को, तो इनिशियली अगर एंगुलर मोमेंटम 0 है तो मुझे फाइनली क्या लिखता हूँ मैं? आई आर ओमेगा इज इक्वल टू आई ओमेगा ओमेगा व्हील, ठीक है। आई डब्ल्यू एंड ओमेगा व्हील, तो ऐसे कुछ कहानी है। इसमें एक और सेट ऑफ प्रॉब्लम इस तरीके से हो सकती है कि ऑलरेडी घूम रहा था, डिस्क थी 2m मास की 2r रेडियस की, ऑलरेडी ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही थी। अगर इसके ऊपर आपने रिंग रख दिया तो इनके आपस के फ्रिक्शन की वजह से ये जो रिंग है थोड़ी देर बाद डिस्क के साथ में घूमना चालू कर देगी। जो रिंग है वो थोड़ी देर बाद डिस्क के साथ घूमना चालू कर देगी, और जब हम ये सोचेंगे कि जो डिस्क है रिंग के साथ घूमना चालू कर देगी, तो वहां से हमें समझ आएगा कि इनिशियल जो एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम का, क्योंकि अब अगेन फिर से एक्सटर्नल जो ये फ्रिक्शन वगैरह है इन दोनों के लिए इंटरनली फोर्स होगी, तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है सिस्टम का? डिस्क का मोमेंटम से कितना है? 2m मास है, 2r स्क्वायर अपॉन 2, ये डिस्क का एंगुलर मोमेंटम है इनटू ओमेगा नॉट। रिंग का तो कोई इनिशियली एंगुलर मोमेंटम है नहीं। फाइनल एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो दोनों के दोनों मान लेते हैं कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से घूमने लग रहे हैं, है ना। अगर मैं इन दोनों को मान लेता हूं कि कुछ कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमने लगते हैं, तो इन दैट सिनेरियो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा उसमें फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? इसका 2m इंटू 8 4 mr स्क्वायर प्लस रिंग का भी mr स्क्वायर है तो 5mr स्क्वायर हो गया, इंटू जो न्यू ओमेगा, यहाँ से नया ओमेगा आ गया। और अगेन इन दिस केस हमारी कुछ एनर्जी भी लूज होगी, और कोई आपसे पूछेगा लॉस एनर्जी कितना होगा, तो लॉस हमेशा क्या होता है? इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल आपकी एनर्जी पता है आपको, डिस्क के हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और फाइनली भी आपको हाफ आई ओमेगा डैश जो नया ओमेगा इनटू स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगा। तो कोई अगर आपसे पूछेगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो वो भी एक बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है ना। बात समझ आ रही है नहीं? ठीक है, तो ये बेसिक सिचुएशन हमारे लिए ऐसे कुछ आती है, फाइंड ओमेगा व्हेन द स्लाइडिंग स्टॉप्स, ठीक है। तो अब अगेन उसके अलावा अगर हम एंगुलर इंपल्स के बारे में बात कर लेते हैं, अभी एंगुलर इंपल्स क्या बोला है? एंगुलर इंपल्स क्या चीज होती है? एंगुलर इंपल्स की अगर जब हम बात करते हैं, तो जब हम किसी को मुक्का मारते हैं तो हम कुछ इंपल्स लगाते हैं जिसकी वजह से उसका कुछ मोमेंटम आता है, बट एट द सेम टाइम उस मुक्के से वो इंसान घूमने भी लगता है, तो उसमें कुछ हम एंगुलर इंपल्स भी देते हैं जिससे उसका कुछ रोटेशन भी होता है ऑब्जेक्ट का। तो ये रोटेशन वाला जो इंपल्स होता है उसका नाम हम क्या देते हैं? एंगुलर इंपल्स। जनरली रिप्रेजेंट इसे जे से करते हैं हम लोग, आई के बाद जे आता है तो जे अबाउट सम पॉइंट पी। और अगर हम एंगुलर इंपल्स की बात कर देते हैं तो जैसे लीनियर इंपल्स एफ डी टी का इंटीग्रल होता है
ये टाउ dt का इंटीग्रल होता है। और एक इंपल्स मोमेंटम थ्योरम यहाँ पे भी वैलिड होता है कि जितना भी एंगुलर इंपल्स होगा किसी पॉइंट के अबाउट, वो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम और दैट पॉइंट p के बराबर होगा। किसी भी पॉइंट के अबाउट जितना भी एंगुलर इंपल्स होगा वो उस पॉइंट के अबाउट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। तो ये जैसे लीनियर, अगर लीनियर इंपल्स की बात करता हूं तो लीनियर इंपल्स अगर आप याद कर सकते हो तो लीनियर इंपल्स होता था एफ dt का इंटीग्रल, एंड दैट वाज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने इसका रिवीजन भी किया था। अब बस इसमें बस आई की जगह जे आ गया, एफ की जगह टॉर्क आ गया और डेल्टा पी की जगह डेल्टा एल आ गया। सिंपल सी कहानी है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब जैसे अब और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मुक्का मार रहे हैं, अगर कुछ हम आई इंपल्स दे रहे हैं तो उस आई इंपल्स की वजह से कुछ लीनियर इंपल्स तो आई है, एंगुलर इंपल्स और लीनियर इंपल्स में भी एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है इन दोनों के बीच का? इन दोनों के बीच का रिलेशन एग्जैक्टली वो होता है जो टॉर्क और फोर्स का होता है। टॉर्क और फोर्स का क्या रिलेशन होता है? टॉर्क जो होता है एफ आर परपेंडिकुलर होता है ना। सिमिलरली एंगुलर इंपल्स जो है पॉइंट पी के अबाउट वो किसके बराबर हो जाता है? लीनियर इंपल्स इनटू आर परपेंडिकुलर। और इस बार जब लीनियर इंपल्स की बात हम कर रहे हैं कि लीनियर इंपल्स इनटू आर परपेंडिकुलर, तो आर परपेंडिकुलर जो है ये वाला डिस्टेंस है। लीनियर इंपल्स जिस लाइन के लॉन्ग लग रही है उस लाइन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट जिसके अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम एंगुलर इंपल्स निकाल रहे हो। ठीक है। और आपको ये बात पता है कि दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी। ये बात तो जो मैंने ऊपर लिखी थी बात वही बात है, इसमें कुछ नई बात एज सच नहीं है, तो इसको मैं हटा भी सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमारे पास जैसे एक ऑब्जेक्ट है, सॉलिड स्फीयर है, इस पे हमने कुछ इंपल्स दिया इस तरीके से, तो इसको इंपल्स देने के चक्कर में ये आगे भी जाने लगता है और ये घूमने भी लगता है। दोनों चीजें होती हैं इसमें, दोनों प्रोसेस होते हैं, ये आगे भी जाता है और ये घूमता भी है। अब जब ये आगे जा रहा है तो वो जो आगे जाने वाला प्रोसेस है उसकी वजह से अगर आप देखेंगे कि अगर आप क्वेश्चन ये है कि ये आप चाहते रोलिंग विदाउट स्लिपिंग स्टार्ट कर दे इमीडिएटली आफ्टर हिटिंग, तो हम ये क्वेश्चन में दिमाग में सोचता हूं कि यार मैं क्या ये निकाल सकता हूं कि वीसीएम कितना होगा? तो मैं बिल्कुल निकाल सकता हूं वीसीएम कितना होगा एक बार में। कैसे निकाल सकता हूं वीसीएम? क्योंकि जो लीनियर इंपल्स है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, और चेंज इन मोमेंटम न्यू मोमेंटम कितना हो जाएगा? एमवीसीएम। वो किसके बराबर हो जाएगा? लीनियर इंपल्स के बराबर। और जब लीनियर इंपल्स के बराबर हो जाएगा ये, तो वीसीएम में पता चल जाएगा कितना आ गया? आई अपॉन एम। ये हमें समझ आना चाहिए। लीनियर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम which is equal to MVCM। ठीक है, मोमेंटम जो होता है बॉडी का वो मास इनटू वीसीएम होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने MVCM लिख लिया उसे, तो ऐसे मुझे वीसीएम पता चल जाएगा एम को नीचे ले जाने से। सिमिलरली जब मैं ओमेगा की बात करूंगा, जब मैं ओमेगा की बात करना चाहूंगा तो उसकी मैं देखूंगा एंगुलर इंपल्स कितना मिल रहा है। क्या देखूंगा मैं उसमें? एंगुलर इंपल्स कितना मिल रहा है। ठीक है, और जब मैं एंगुलर इंपल्स देखूंगा तो क्या समझ आएगा हमें? सर किसके बारे में सोच रहे हो? जब मैं एंगुलर इंपल्स देखूंगा तो एंगुलर इंपल्स में किसकी क्या आएगा? ठीक है, एंगुलर इंपल्स चेंज इन, मतलब एंगुलर इंपल्स विल बी इक्वल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर इंपल्स कितना हो जाएगा? वो आई एक्स हो जाएगा, और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? इनिशियली तो जीरो है, फाइनली आईसीएम ओमेगा हो जाएगा। तो अगेन यहां से आप ओमेगा की बात करेंगे तो ओमेगा आपको पता चल जाएगा आई एक्स अपॉन जो आईसीएम है, सॉलिड स्फीयर है, तो कितना हो जाएगा? 2/5 एम आर स्क्वायर। और अगेन जैसे क्वेश्चन में बोला कि आप चाहते हैं कि स्फीयर जो है इमीडिएटली रोलिंग विदाउट स्लिपिंग स्टार्ट करे, मतलब इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो जीरो होनी चाहिए। अब इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होने के लिए क्या हो जाएगी? ग्राउंड की वेलोसिटी जीरो है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होने के लिए क्या हो जाएगा? वीसीएम इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो आप वीसीएम की वैल्यू उठा के यहां से डाल दोगे, ओमेगा की वैल्यू उठा के यहां से डाल दोगे, और वहां से एक्स की वैल्यू आपको पता चल जाएगी 2r/5 आ रही है। तो अगर एक्स की वैल्यू 2r/5 पे हिट करते हो तो ये इमीडिएटली टकराने के बाद रोलिंग विदाउट स्लिपिंग स्टार्ट कर देगा। वो तो ठीक है, कैलकुलेशन आप फिगर आउट कर लोगे। तो इंपॉर्टेंट बात है वो ये समझ आना चाहिए कि मैंने किस तरीके से करता हूं कि जो लीनियर इंपल्स है वो चेंज इन मोमेंटम है, और जो एंगुलर इंपल्स है वो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है। उससे मैं कैसे ओमेगा और वी निकाल सकता हूं आफ्टर गिविंग द इंपल्स। आर वी क्लियर अबाउट इट गाइस? यस सर। यस, बहुत अच्छी बात है। Yes. आगे चलते हैं अगेन। तो अब जैसे मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देख लेता हूं, तो हमें ये बात पता है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, हम क्या बोलते थे कि जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है उसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। हम एक और चीज देख लेते हैं कि जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर इंपल्स जीरो है, तो वहां पे भी हम कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी इज
कांस्टेंट। तो कोलिजन के लिए जब हम बात करते हैं तो इसलिए एंगुलर इंपल्स वाली बात कभी कभी आ जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक रॉड है, उस रॉड को हमने एक पार्टिकल एम मास का पार्टिकल लिया और इस एम मास के पार्टिकल से इस रॉड को हिट किया, ठीक है, इस एम मास का पार्टिकल लिया और इस एम मास के पार्टिकल से इस रॉड को हिट किया। तो जैसे ही हिट करने के बाद हमें बोला कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या, दोनों आपस में चिपक गए, एम्बेड हो गए इसके अंदर, ऐसी कुछ फीलिंग है, ठीक है। आपको बताना है, पहला बात यहां पे ये है कि आपको ओमेगा बताना है जस्ट आफ्टर द कोलिजन कितना होगा। जो पहला पार्ट होता है इस क्वेश्चन का वो होता है ओमेगा बताना है जस्ट आफ्टर द कोलिजन कितना होगा। अब इन दिस केस आप कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते हो? क्योंकि जो हिंज है वो एक इंपल्स लगाता है, जो हिंज है वो एक इंपल्स लगाता है, और जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है ऑब्वियसली, तो फिर हम लोग कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम लगा सकते हो। तो इस केस में हमारा जो सब साथी है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम किस पॉइंट के बाद लगाते हो आप? ऑब्वियसली हिंज वाले पॉइंट के बाद लगाते हो। क्यों हिंज वाले पॉइंट के बाद लगाते हो? हिंज वाला के जो कंट्रीब्यूशन है एंगुलर इंपल्स में वो जीरो जाता है, क्योंकि आईएच जो इंपल्स है हिंज पे जो लग रही है उसका जो डिस्टेंस हो जाता है हिंज से वो जीरो है, तो उसकी वजह से जो एंगुलर इंपल्स है वो जीरो हो जाता है, लीनियर इंपल्स इनटू डिस्टेंस वाली जो बात है। तो इसलिए हम हिंज वाले पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं। अब इनके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम कितना है? मास वेलोसिटी है रूट जीएल इनटू में क्या कहते हैं डिस्टेंस कितना है इस वेलोसिटी का, लाइन ऑफ वेलोसिटी का या जो भी लाइन ऑफ मोशन का, एल, ऐसे कुछ बोल देते हैं हम लोग इसे, ठीक है। ये MVR या MVL वाला जो फॉर्मूला था, मैं एंगुलर मोमेंटम वाला पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, दैट इज इक्वल टू कोलिजन होने के बाद, जब हम नोटिस कर रहे हैं तो कोलिजन होने के बाद जब देखते हैं तो ये सब ऐसे मान लेते हैं कि ये ओमेगा से रोटेट करने लग रहा है। अब जब ये ओमेगा से रोटेट करने लगेगा और ये इसमें एम्बेडेड है तो आपको समझ आना चाहिए इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा एल। हमें पता है कोई भी बॉडी एक फिक्स एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी इन दैट बॉडी इज ओमेगा आर, तो इसका डिस्टेंस एल डिस्टेंस पे है तो इसलिए ओमेगा एल वेलोसिटी होगी इसकी इधर की तरफ। तो इसका एंगुलर मोमेंटम अब निकालेंगे तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, हम या तो इस पार्टिकल का लिख लें, रॉड का लिख लें, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं इसका सिस्टम भी बना लेना। एक कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा सिस्टम का, इसका मास कितना है 3m l स्क्वायर बाई 3 प्लस इस पार्टिकल का कितना कंट्रीब्यूशन होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, ml स्क्वायर इनटू ओमेगा। इस तरीके से हम समझ लेंगे इस बात को। तो यहां से हमारे पास 3 और 3 कैंसिल ही हो गए, तो वी विल बी एबल टू फिगर आउट ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर 2ml स्क्वायर ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू हम यहां से फिगर आउट कर लेंगे, इज दैट और नॉट? ठीक है, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी आई थिंक 1/2 G बाई एल का अंडर द रूट, ऐसे कुछ आ जाएगा। जो भी आएगा वो तो इंपॉर्टेंट बात नहीं है, कोई कैलकुलेशन वाली बात है, बट जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि मैंने किस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन निकाली। इस पार्टिकल की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम था इस पॉइंट के अबाउट इनिशियली कोलिजन से पहले वो था, और कोलिजन के बाद इन दोनों को मिला के जो एंगुलर मोमेंटम वो हमने फिगर आउट करने की कोशिश करी। इसी क्वेश्चन में एक दूसरा पार्ट भी होता है। क्या होता है वो दूसरा पार्ट? कि ये जो रॉड है ये कितने, अभी इसकी कुछ वेलोसिटी आ गई, अभी कितने एंगल तक जाएगी, ऐसे एक दूसरा पार्ट भी होता है इस क्वेश्चन के अंदर। अभी कैसे सॉल्व होता है? इसको सॉल्व करने के लिए हमें लगाना पड़ता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लगाना पड़ता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब ये ऊपर जा रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस आता है, इज दैट ओके? जब ये ऊपर जा रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस आता है। कितना लॉस आता है? हाफ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, 2ml स्क्वायर आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का मिला के, इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली इतनी है और फाइनली जीरो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वो कहां जाएगा, ये जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है ये जीपी में जाएगा, और जीपी में कितना गेन होगा, यहाँ पे ये सोचने वाली बात हो सकती है। रोटेशन में हम देखेंगे इस बॉडी का सेंटर कितना ऊपर जा रहा है ना, तो इसका सेंटर कितना ऊपर जाएगा, निकल जाएगा हमारे पास, नहीं निकलेगा? ठीक है, mg 3mg l/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये l/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा कहां से आया? ठीक है, तो यहां पे हम लोग अगर देखते हैं तो l/2 डिस्टेंस ये वाला है, ठीक है, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो l/2 पहले l/2 पे था, फिर l/2 cos थीटा पे, प्लस अगर हम देखते हैं इस पार्टिकल का देखें गेन इन जीपी कितना है, तो इस पार्टिकल का गेन इन जीपी की बात करेंगे तो mg, ठीक है, mg तो इसका मास है, इनटू हाइट h कितना हो जाएगा इसका, ये वाला डिस्टेंस होगा, वो होगा l माइनस l cos थीटा, विच विल बी mg l इंटू 1 माइनस cos थीटा। प्लीज देखो, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इसे खुद से प्रैक्टिस करो कि ये वाली वैल्यू कैसे आ रही है। ठीक है, हाँ एक बात जो आप बोल रहे हो वो भी फिगर आउट कर सकते हो कि इन दोनों का सेंटर मास कहीं बीच में होगा। आप वो 3l/4 डिस्टेंस को mg इंटू 3l/4 1 माइनस cos थीटा कर सकते हो, वो सेम ही रिजल्ट आ रहा है यहाँ से भी अगर आप चेकआउट करोगे तो यहां से आपको थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी?
थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी, ओमेगा की वैल्यू यहां से डाल दोगे, थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। एंड एक इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें यह है कि इनिशियली इस सिचुएशन से इस सिचुएशन का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते हो? क्योंकि जो कोलिजन है वो इनइलास्टिक था, एंड ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल दैट कि उसमें कुछ एनर्जी का लॉस हो गया, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन तो पक्का से कुछ एनर्जी का लॉस हुआ ही होगा। उसके बाद आपके पास ये सिचुएशन है। इज इट मेकिंग सेंस जो भी हम कर रहे हैं अभी? राइट, ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास एक ऐसा रिजल्ट आता था जो हमें कभी पता समझ आता था, एंगुलर मोमेंटम किसी बॉडी का किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालना। क्योंकि अभी तक हमने जो रिजल्ट पढ़े थे, जो हमारा लास्ट पार्ट 1 में हमने पढ़े थे, हमने ये पढ़ा था कि हम किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं अबाउट FAOR, हम IAOR के अबाउट निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल सकते हैं। हमने ये 3 केसेस पढ़े थे एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए। बट अगर हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसी बॉडी का अबाउट सम पॉइंट ए, बॉडी जनरल बॉडी मोशन में, तो उसका रिजल्ट बड़ा सिंपल सा होता है। इसमें बहुत बार ऐसे ऐसे याद रख लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। इस तरीके से बहुत सारे लोग इसे याद रख लेते हैं, मैंने देखा है। मेरे को तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, बट बहुत सारे लोग इसे ऐसे भी याद रखते हैं कि सेंटर ऑफ मास के मोशन की वजह से कितना एंगुलर मोमेंटम है। तो सेंटर ऑफ मास को तो एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हो, तो वहां पे लिख लेते हो आप MVCM आर परपेंडिकुलर। क्या लिख लेते हो? MVCM आर परपेंडिकुलर प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितने ओमेगा से बॉडी घूम, कितने एंगुलर मोमेंटम है, वो हो जाता है ICM ओमेगा, जो हमने पहले पढ़ा था अभी। तो सिंपली ये तो हमारे रिजल्ट, इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो ओवरऑल हमारे को एंगुलर मोमेंटम पता चल जाता है बॉडी का कितना होगा किसी भी पॉइंट के अबाउट। इन जनरल इस तरीके से हम एंगुलर मोमेंटम को लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है जी? इसका फायदा ये हो सकता है कि जैसे अगर आपके पास ये सॉलिड स्फीयर है ना, ये सॉलिड स्फीयर की VCM और ओमेगा दोनों दे रखी है, तो इसका मतलब है कैसे मोशन में? जनरल रिजिड बॉडी मोशन में VCM और ओमेगा दोनों दे रखी है। ऐसे कुछ पता नहीं रखा VCM और ओमेगा के बीच में भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बता रखा, तो ये भी नहीं कि A पॉइंट जो B पॉइंट जो है वो IOR है, ऐसा कुछ भी नहीं हमें पता है। तो इन दिस सिनेरियो अगर आपसे एंगुलर मोमेंटम सेंटर मास के बाद पूछे जाए तो आप बता दो क्या ICM ओमेगा है, बट जरूरी नहीं आपसे हमेशा एंगुलर मोमेंटम सेंटर मास के बाद पूछा जाए। अगर ये आपसे पूछ लेते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट A इस बॉडी का, तो इन दैट केस आप क्या करोगे? अगर A के अबाउट एंगुलर मोमेंटम दे देते हैं तो आप करोगे कि यार अच्छा M VCM इंटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का डिस्टेंस कितना है A से R प्लस सॉलिड स्फीयर, तो ICM कितना हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, 2/5 mr स्क्वायर I ओमेगा ना, ICM ओमेगा। तो वो बस इस तरीके से आप एंगुलर मोमेंटम फिगर आउट कर सकते हो। इसी सेम सिचुएशन में अगर आप B पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फिगर आउट करो, किसके अबाउट? B पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फिगर आउट करो। अगेन देखिए, ये मैं बोलूंगा जेई मेन के लेवल से तो ऑब्वियसली थोड़ी हायर चीज है, तो अगर कोई टेंशन है तो इतना इग्नोर कर सकते हो। बट अगर B पॉइंट के अबाउट फिगर आउट करोगे तो अगेन B पॉइंट के लिए भी जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, कितना है? ये भी R है। तो MVCM जो VCM के साथ मल्टीप्लाई करना है वो तो R ही मल्टीप्लाई करना है, प्लस ICM ओमेगा भी है विच इज 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा। हाउएवर इसमें एक गलती हो जाती है हम लोगों से। गलती क्या है? जब मैंने A के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाला था तो MVCM की वजह से जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है, और ICM ओमेगा की वजह से जो डायरेक्शन है वो भी क्लॉकवाइज है। तो ये दोनों क्लॉकवाइज है, तो ये भी क्लॉकवाइज था और ये भी क्लॉकवाइज है, तो ये दोनों ऐड हो गए। बट जब मैं B के अबाउट निकाल रहा हूं यहां पे एंगुलर मोमेंटम, तो आपको समझ आना चाहिए अगेन ICM ओमेगा वाला टर्म तो अभी भी क्लॉकवाइज है, बट जो MVCM आर परपेंडिकुलर वाला जो टर्म है, क्योंकि वेलोसिटी इधर है B पॉइंट के अबाउट देख रहे हो, तो ये कुछ इस तरीके से घूमने वाली फीलिंग है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब आप यहां पे निकाल रहे हो तो इस केस में जैसे आप ऐड कर रहे थे, तो इस केस में आप इसे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन लिखते हुए इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखते समय इन दिस सिनेरियो ऐसे कुछ समझ आना चाहिए। डायरेक्शन वाली बात थोड़ी सोचनी पड़ती है कि MVCM आर परपेंडिकुलर ICM ओमेगा की डायरेक्शन का किस तरीके से हमें इमेजिन करना है। उसके अलावा हमारे पास ये सिचुएशन है कि हमारे पास एक पार्टिकल है, उसको V नॉट वेलोसिटी रखिए, टेबल पे एक रॉड है, उसको जाके हिट करता है, ठीक है। टकराने के बाद इसके ये मान लेते हैं कोलिजन इलास्टिक है, ओमेगा ऑफ द रॉड बतानी है जस्ट आफ्टर द कोलिजन। अब टकराने के बाद यहाँ पे अगर कोलिजन इलास्टिक है या फिर ये इसमें एम्बेड वगैरह नहीं हो रहा है, तो आपको वेलोसिटीज इसकी अलग माननी पड़ेगी, इसकी V2 और ओमेगा 2 माननी पड़ेगी, क्योंकि ये बॉडी जो है इस बार जनरलाइज्ड बॉडी मोशन में आ जाएगी। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट सिचुएशन? जब हमने ये वाली सिचुएशन इमेजिन कर रहे थे तो ये इस पे हिंज थी, तो मोशन कैसा था? फिक्स एक्सिस रोटेशन के वाला, इसमें सिर्फ एक ओमेगा ही चाहिए होता था, ठीक है। यहाँ पे जब क्या कहते हैं एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है, तो इसमें आपको एक ओमेगा और वेलोसिटी दोनों माननी पड़ेगी रॉड की, ठीक है। कोई बात नहीं, 3 वेरिएबल हो जाएंगे V1 V2 और ओमेगा।
और अब अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखो हमारे स्टेप्स क्या होंगे। पहला स्टेप हमारा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि इन दोनों के सिस्टम में हिंज वगैरह नहीं है, तो हिंज नहीं है तो हिंज की वजह से इंपल्स नहीं है, तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे तो इनिशियली मोमेंटम आपको पता है एम वी नॉट है, और फाइनली कितना है? एम वी वन प्लस एम वी टू। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आ गया। नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो उसमें कोई पॉइंट नहीं होता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो एक लाइन के लिए होता है, एक एक्सेस के लिए होता है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया मैंने, एमवी आर को कंजर्व नहीं किया, एमवी है जो मेरा कांस्टेंट है, राइट? तो किसी पॉइंट के अबाउट नहीं है, एक्सेस में लॉन्ग है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वी सेपरेशन इज इक्वल टू ईवी अप्रोच, जो दूसरी इक्वेशन मेरे पास आएगी वो यहां से आएगी कि जो इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन से मुझे पता चलेगा कि मेरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है। इलास्टिक कोलिजन में हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है? 1 होता है। तो वो अगर मैं यूज करता हूं तो वी सेपरेशन इज इक्वल टू ईवी अप्रोच करूंगा तो वी सेपरेशन कितना है यहाँ पे, वो यहाँ पे दिखाई देगा आपको। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? v2 राइट की तरफ और ओमेगा राइट की तरफ। तो ये जो सेपरेट हो रहे हैं, ये तो जो पॉइंट कोलाइड कर रहे थे, तो v2 प्लस ओमेगा एल से कोलाइड सेपरेट हो रहे हैं, माइनस कितनी वेलोसिटी अप्रोच? माइनस v1। तो ये बेसिकली आपका वी सेपरेशन है। ये समझ आना चाहिए आपको कि यहाँ पे वेलोसिटी सेपरेट कितनी हो रही है। उसके बाद अगर मैं ई की बात कर रहा हूं तो ई कितना था मेरा? 1। और अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की मैं यहां बात करता हूं, कितनी वेलोसिटी से ये दोनों अप्रोच कर रहे हैं पार्टिकल, तो यहां देखिए ये रेस्ट पे है और ये वी नॉट से आ रहे हैं, तो कितनी हो जाएगी वेलोसिटी अप्रोच? वी नॉट। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। तीसरी इक्वेशन मेरे आती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन। विद एक्सपीरियंस हम ये रियलाइज करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन जिस पॉइंट पे कोलिजन हुआ है, इस पॉइंट पे लगाने से हमारी सबसे सिंपल इक्वेशन बनती है। क्यों सबसे सिंपल बनती है? क्योंकि जो पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन हो जाता है एंगुलर मोमेंटम में वो 0 होता है इस पॉइंट के बाद। इस पॉइंट के बाद लगा इसलिए सकते हो क्योंकि हिंज वगैरह कुछ है नहीं, तो किसी पॉइंट के बाद लगाओ सिस्टम के लिए तो ठीक है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए देखोगे तो वो 0 है, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट देखोगे तो v1 का कंट्रीब्यूशन अभी भी 0 है, क्योंकि v1 तो यहीं से पास करें तो उसका परपेंडिकुलर 0 होगा। ठीक है, v2 की वजह से एंगुलर मोमेंटम देखोगे तो m v2 इंटू l/2 ऐसे कुछ एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज आ रहा है, माइनस क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस इसका कितना हो जाएगा सेंटर के अबाउट ml/12 ICM ओमेगा। ये आ गया आपके पास। ये हमारी तीसरी इक्वेशन आ गई। तो 1 2 3 तीन इक्वेशन, 3 वेरिएबल। ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से है आपका, मतलब डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ इमेजिनेशन नहीं है, डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इक्वेशंस दैट वी आर मेकिंग एंड द अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन दिस माइट इन्वॉल्व इवेंचुअली, बट यस दिस इज हाउ वी आर एबल टू हैंडल दिस। ठीक है, you were saying something, मतलब in which you had some confusion. ओमेगा l/2, yes you are right। यहाँ सॉरी यहाँ पे अपनी गलती है, l/2 होगा ये। आप यहाँ पे कुछ कह रहे थे, इसमें आपको भी वो क्लियर हो गया? ठीक है, दैट इज ग्रेट। तो ये l/2 है, तो ये बिल्कुल सही बात करी कि ये डिस्टेंस l/2 है, तो ये ओमेगा l/2 होगा, बिल्कुल राइट। हमने गलत डिस्टेंस ऊपर से ले लिया, ऐसे सेंटर मास से लेंगे ना ये तो। यस, एनीथिंग एल्स? Is there anything else इसमें I should discuss it more detail? मतलब again देखो, as I was saying, this is question which is बहुत कुछ लग रहा है इसमें, तो अगर आपको लॉजिक समझ आ रहा है तो मे बी ठीक है, नहीं है समझ आ रहा तो इतना कोई इग्नोर कर सकता है इसे। दूसरी एक और आर्ग्यूमेंट हमारे सामने आता है कि बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जो ये हमारा क्वेश्चन था इसमें फोर्स ड्यू टू हिंज पूछ लिया हम लोगों से। क्या पूछ लिया? फोर्स ड्यू टू हिंज हम लोगों से पूछ लिया कि हिंज की वजह से कितनी फोर्स लग रही होगी। तो इसको करने का तरीका सिंपल सा है, जो हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन में किया हुआ था, जो एक्सेलरेशन वगैरह निकालने वाला पार्ट है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा वाली चीज कर चुके हैं, मतलब mg l/2 टॉर्क हो जाएगी हिंज के अबाउट, आई अल्फा ऐसे करोगे तो अल्फा की वैल्यू यहां से हमें पता चल जाएगी कितनी है, और वहां से अगर आप ACM की बात करोगे तो a अल्फा l/2 आ जाएगा। तो ये हमें ऑलरेडी पता है फ्रॉम व्हाट वी डिड इन डायनेमिक्स अर्लियर। हमें इस पॉइंट के बियॉन्ड एक और स्टेप करना पड़ता है जिससे हमारी इक्वेशन सॉल्व होती है। तो हमें पता चल गया कि ACM यहाँ पे जो है नीचे की तरफ 3g/4 है। ठीक है, तो अब हम लोग इस हिंज वाली फोर्स को क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक हिंज वाली फोर्स अलोंग y एक्सिस और एक हिंज वाली फोर्स अलोंग x एक्सिस। नाउ यहां पे अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो x एक्सिस के अलोंग तो कोई और फोर्स है ही नहीं, और ना कोई एक्सेलरेशन है, तो x एक्सिस के अलोंग कुछ नहीं होगा। y एक्सिस के अलोंग जब हिंज वाली फोर्स में यहां पे निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन तो mg माइनस m इंटू सॉरी mg माइनस fhy, ये नेट नीचे की तरफ फोर्स है, इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास 3g/4 जो हमने निकाला इस पूरे प्रोसेस में। तो ये जब हम करते हैं तो यहां से हमें fhy की वैल्यू पता चल जाएगी, mg/4 आ गया इन दिस केस।
दोबारा से समझाने की कोशिश कर लेता हूं कि जो सेंटर ऑफ मास है इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 3g/4 निकाला हमने। कैसे निकाला? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा से अल्फा निकाला, अल्फा से एसीएम निकल गया हमारा, ठीक है, हिंज वाले पॉइंट के बाद। बट हिंज वाली फोर्स की वजह से जब हम वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि जो नेट फोर्स है वो मास इंटू एसीएम होनी चाहिए, और हम इस तरीके से देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का एक और वर्जन भी होता है इन विच ये तो एक जस्ट छोड़ा ही है, जस्ट आफ्टर रिलीजिंग द रॉड है। अगर हमने रॉड को रिलीज नहीं किया होता, हमने मैं रिलीज करे हुए कुछ टाइम हो गया होता, तो फिर क्या कहानी होती? मतलब अगर यहाँ पे मान लीजिए इधर रॉड थी और जब छोड़ा था और यहां तक आ गई है रॉड, तो इन दिस केस क्या नहीं होता, एक ओमेगा भी होता। क्या होता है? एक ओमेगा भी होता। और जब एक ओमेगा होता है तो एक सेंटर की तरफ एक और एक्सेलरेशन आता है ओमेगा स्क्वायर आर। इन दिस केस सेंटर ऑफ मास जो L/2 डिस्टेंस पे, तो ओमेगा स्क्वायर L/2। तो फिर आपका जो FHX है वो जीरो नहीं आता इन दैट सिनेरियो। इज दैट ओके? ठीक है, इन दिस सिनेरियो आपका FHX जो है वो जीरो नहीं आता। तो दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम कि यार इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि जो हिंज वाली जो फोर्स है रॉड को जस्ट रिलीज करने के बाद या थोड़ी देर बाद किस तरीके से हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं हिंज वाली फोर्सेस को। इज इट मेकिंग सेंस? ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द आइडिया। अगर मैं लास्ट टॉपिक की बात करूं रोटेशन के अंदर, जो हमने तब भी पढ़ा था जब हम स्टूडेंट्स थे, तो या जो भी कहानी थी कि हम कोऑर्डिनेट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं रोटेशन में टू फाइंड आउट ओमेगा एंड ऑल दैट। ओमेगा एंड ऑल किसका फाइंड कर क्या यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं ओमेगा निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे एक रॉड है, ये दोनों परपेंडिकुलर दीवार के बीच में ऐसे लगाए रखी हुई है। इस एंड को अगर आप मूव करोगे तो क्या लगता है? रॉड रोटेट करेगी? अगर आप इस एंड को खींचते हो तो ये लगता है रॉड रोटेट करेगी? रोटेट होगी ना, इसका एंगल तो बदलेगा ना। स्टार्टिंग में ऐसे थी, फिर ऐसे हो रही है, फिर और ऐसे होगी टेढ़ी, तो रोटेट तो करती जा रही है ना रॉड, है ना? तो ये रोटेट पक्का से करेगी। हाँ, दैट इज ग्रेट। अब जब ये रोटेट करेगी तो अब से क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है फाइंड ओमेगा की ओमेगा कितना होगा। अब ओमेगा निकालने के लिए हमें यहाँ पे ए वाला जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी पता है? ए वाले पॉइंट की वेलोसिटी पता है हमें? ए वाले पॉइंट की वेलोसिटी v नॉट है। तो अब जब ए वाले पॉइंट की वेलोसिटी पता है तो अब हम क्या करते हैं कि जो ए पॉइंट की वेलोसिटी v नॉट हमें पता है वो d/dt ऑफ ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ए वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा अगर लेंथ l है तो? l cos थीटा। तो x जो a का कोऑर्डिनेट है वो l cos थीटा हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ a जो हमें गिवन है वो d/dt ऑफ दिस कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और l cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस l sin थीटा इंटू d थीटा बाई dt। तो यहां से अगर हम लोग नोटिस करते हैं तो हमें d थीटा बाई dt की वैल्यू पता चल जाएगी। d थीटा बाई dt हो जाएगा v नॉट अपॉन l sin थीटा इंटू माइनस। इस तरीके से हमें ये पता चल जाएगा। अगेन v नॉट अपॉन l sin थीटा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट को जब डिफरेंशिएट किया तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब कर रहे हो तो माइनस sin थीटा तो आ गया इंटू d थीटा बाई dt भी हो गया। और इंटरेस्टिंग बात है d थीटा बाई dt हमारा ओमेगा होता है। इन दिस केस थोड़ा सा चेंज होता है। क्या चेंज होता है कि ओमेगा माइनस ऑफ d थीटा बाई dt होता है। क्यों माइनस होता है यहाँ पे? क्योंकि जब जैसे आ रहे तो देखेंगे आपको थीटा कम होता हुआ नजर आएगा, तो ये इसलिए माइनस डी थीटा बाई डी टी कुछ हमारे पास आ जाता है। तो हम लोग इस तरीके से इसे लिख लेते हैं। तो दैट इज ग्रेट। तो यहाँ से माइनस डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू पी नॉट बाई एल साइन थीटा आ जाएगी। और सिर्फ ये इसी बात के काम नहीं आता कि ओमेगा की वैल्यू निकाल दी है। आप इस सिचुएशन में अगर किसी और पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, इसी सिचुएशन में अगर किसी और पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, फॉर एग्जांपल अगर ए बी वाले पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है तो डी बाई डी टी ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी आ जाएगा। ये है ना, डी बाई डी टी ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी हो कितना जाएगा यहां पे अगर आप सोचेंगे तो? ये अगर ये लेंथ L है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? L साइन थीटा ना। तो बस सिंपल सी बात है। अब डी बाई डी टी ऑफ एल साइन थीटा जब आप करोगे तो L तो बाहर ही आ गया, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी हमने? माइनस वी नॉट अपॉन एल साइन थीटा विच बेसिकली इज माइनस वी नॉट कॉट थीटा, राइट? माइनस वी नॉट कॉट थीटा। कुछ इस तरीके से हमारे को ये वैल्यू पता चल गई। बहुत ही सिंपल सी बात है। सिमिलरली इसी में अगर आपसे कोई पूछ ले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछ ले सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ। बहुत बार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में रिक्वायरमेंट पता पड़ जाती है कि वीसीएम कितना होगा इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। तो सेंटर ऑफ मास में दो कोऑर्डिनेट्स है इस बार, एक एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है। तो जब मैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करता हूं तो वो L/2 cos थीटा आ जाता है। तो d बाई डी टी ऑफ L/2 cos थीटा करना है मुझे। और जब मैं वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास की बात करता हूं तो d बाई डी टी ऑफ L/2 उसकी वाई कोऑर्डिनेट की हाइट कितनी, ये वाली L/2 sin थीटा, ऐसे कुछ आ जाएगा। अब अगेन L/2 तो कांस्टेंट है, cos थीटा को डिवाइड में डिफरेंशिएट करना आता है आपको।
इंटू डी थीटा बाई डी टी लिखना आता है कि डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कितनी है। सिमिलरली यहाँ पे भी L/2 साइन थीटा में साइन थीटा को डिफरेंशिएट करना आता है और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू आगे लिखना आता है। तो इवेंचुअली दिस इज हाउ यू कैन इवन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये वाला जो टॉपिक है, अगेन जो मैंने आखिर में जो 2-3 टॉपिक कराए हैं, ये टॉपिक थोड़े टिपिकल है। अगर कुछ समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ऐसा कोई बहुत एक टेंशन वाली कहानी इसमें आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। इसमें एक बहुत बार एक प्रश्न ये आता है कि अगर ये रॉड कुछ इस तरीके से मूव करिए तो इसका इंस्टेंटेनियस एक्सियल रोटेशन कहां पे है। एक ये प्रश्न बहुत बार आ जाता है कि इसका इंस्टेंटेनियस एक्सियल रोटेशन कहां पे होगा अगर ये रॉड कुछ इस तरीके से मूव कर रही है। तो इसका इंस्टेंटेनियस एक्सियल रोटेशन निकालने के लिए हमने एक सिंपल सा रूल बना रखा है कि अगेन हम लोग ऐसे कुछ एक लाइन ऐसे बनाएंगे परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एट सम पॉइंट, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर की तरफ, ऐसे वेलोसिटी से परपेंडिकुलर दो लाइन बनाएंगे और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो मेरा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन या जो भी आप बोलना चाहते हो, सेंटर ऑफ रोटेशन या व्हाटएवर जो भी आप बोलना चाहते हो, उसे वो बेसिकली हो जाता है उस सिचुएशन में। इज दैट ओके? तो बहुत बार ये रिजल्ट ऐसे बहुत सारे लोग को पता होता है, मैं बताता हूँ कि याद बता भी दूंगा तो यूज नहीं होता इतना ज्यादा कि याद रहे, बट हाँ ऐसे कुछ बोला भी जा सकता है कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइंस बनाते हैं कोई भी दो पॉइंट की और वहां से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। सो दैट इज ग्रेट। तो फाइनली हमारा रोटेशन चैप्टर नाउ खत्म हो चुका है। आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा समय हमें लगा है, सो आई एम श्योर वी हैव अंडरस्टूड व्हाट वी वर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड, राइट? बच्चों शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।